शेखावाटी में एक जगह पड़ती है रामगढ़, कौन सी जगह है? और यूं भले डाकू थे, जिसको लूटने जाते उसको पहले मैसेज करते भाई इतनी तारीख को इतने बजे आएंगे, माल मत्ता बाहर तैयार रखना, पुलिस को सूचना देने की कोई कोशिश मत करना, वरना वरना अंजाम बहुत बुरा। तो रामगढ़ के सेठ के पास मैसेज भेजा कि रामगढ़ के सेठ इतनी तारीख को डूंग जी आ रहे हैं, अपना जो भी सामान माल तेरे पास बाहर निकाल के रखना, पुलिस को सूचना देने की कोई कोशिश मत करना। और रामगढ़ के सेठ ने पुलिस को बता दिया। पुलिस सादा वर्दी में तैयार खड़ी थी वहां पर, आगे बिना ड्रेस के खड़ी थी एकदम। और जैसे डूंग जी वहां पर पहुंचे, डूंग जी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके आगरा के किले में ले जाके बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? अब जब सरदार पकड़ा गया तो टीम भंग हो गई, अब सब अपने अपने घरों में लौट गए। थोड़े दिनों बाद में होली का त्योहार था। होली पर डूंग जी के बाकी साथ वाले बैठे बैठे पार्टी कर रहे थे। तो डूंग जी की पत्नी को बड़ा बुरा लगा, और डूंग जी की पत्नी को लगा कि देखो इनका सरदार वहां आगरा के किले में बैठा हुआ है, जेल के अंदर पड़ा हुआ है, और ये सब बैठ के यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वो गए, उन्होंने जाके उनको धमका दिया, उनको सुना दिए 4 डायलॉग। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा भाई, तुम्हारा सीनियर, तुम्हारा सरदार वहां पर बैठा है जेल के अंदर, और तुम यहाँ बैठ के पार्टियां कर रहे हो, लुगाई बेइज्जती कर रहे हो, तो फील थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो उनकी भी दारू उतर गई हाथों हाथ, और उन्होंने कहा कि अब तो अपना एक ही सपना है, डूंग जी को वहां से वापस ही छुड़वा कर लाएंगे। और साहब अंग्रेजों की जेल में परिंदा पर नहीं मार सके, आप छुड़वाओगे कैसे? तो यहाँ से तैयार होके गए और आगरा के किले के पास जाके बैठ गए। लोहड़ जी बन गए साधु। लोहड़ जी की पर्सनालिटी शानदार थी, लंबे चौड़े थे, व्हाइट दाढ़ी थी एकदम लंबी बड़ी हुई, भगवा कपड़े धारण कर लिए और साधु बन गए वहां पे। जेल के पास में जाके जब बैठे, आगरा के किले के पास में जाके बैठे, तो अंग्रेज भाग के, अंग्रेजों का भाई कौन हो, जेल के पास में कोई नहीं बैठ सकता, इतनी दूरी के अंदर नहीं बैठ सकते आप लोग। उन्होंने कहा साहब हम तो बारात लेके जा रहे थे, रास्ते में दूल्हा मर गया, दूल्हे का तो अंतिम संस्कार कर दिया। हिंदू धर्म कहता है जहां अंतिम संस्कार किया जाए वहीं पर 12 दिन होने चाहिए, वरना तो आत्मा भूत बन जाती है और जो आसपास में रहते हैं उनको परेशान करती है। आपको तो हम तो आगे चले जाएंगे, फिर आप जाने और भूत जाने। तो जो वहां इंडियन कांस्टेबल थे उनको पूछा अंग्रेजों अफसरों ने कि भाई वास्तव में ऐसा होता है? उनका सो सलाम महाराज, होता तो है, जो आत्मा होती है नारायण बलि होनी जरूरी है, बिना नारायण बलि के उसको मोक्ष मिलती। तो ये क्या करेंगे? कुछ ही नहीं करेंगे, दिन में बैठे रहेंगे, शाम को भजन गा लेंगे। गाँव के अंदर भजन गाते हैं, हरजस तो मर जाता है, शाम को बैठ के जो भजन गाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो हरजस गा लेंगे। अब भाई वहां पर ये दिन के अंदर तो वहां बैठे रहते, शाम को बैठ के वहां पे हरजस गा लिया करते। हरजसन गाते तब वहां लोहड़ जी इस प्रकार के थोड़े उपदेश दिया करते कि मोह माया में कुछ ही नहीं रखा हुआ है, जो आया है वो तो जाएगा। पिता पुत्र माता पिता ये सब मोह माया है, अपने को एक दिन संसार से सबको जाना है, आत्मा अमर रहती है, शरीर तो सबका मर जाता है, इसलिए किसी को भी बुरे काम करने नहीं चाहिए। तो वो जो कांस्टेबल थे, इंडियन कांस्टेबल थे, वो भी दिल्ली आके वहां पर बैठ जाते। उनको लगता है बाबा जी धर्म की बातें तो बता रहे हैं, 4 बातें कान में भली जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और 11वें दिन रात को लॉर्ड जी ने कहा कि हाँ भाई अब अपना जाने का समय आ गया है, अब जो मृतक की आत्मा उसको शांति मिल गई होगी, कल अपने यहाँ पर लास्ट दिन होगा, कल अपने यहाँ से चलेंगे। और वो जो कांस्टेबल थे वो जाके पैर पड़े और उन्होंने कहा महाराज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ, हमारे घर चलो, खाना खाओ, फिर पदार्थ देना। आप कि नहीं, मैं संत आदमी हूँ, मैं किसी के घर पे जाता नहीं हूँ, इस प्रकार की बातें हमें शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा साहब तो भी हमारे लायक कुछ हो, तो बालक कुछ करना ही चाहता है तो तुम्हारी जेल में मेरा एक शिष्य बंद है, क्या उससे मिलवा सकता है? और कांस्टेबल ने कहा साहब ये बात तो पहले कह देते, 12 दिन बैठो, कभी मिलवा देंगे। अगले दिन लॉर्ड जी करुणा जी ये गए मिलने के लिए, वहां पे डूंग जी हथकड़ियों में बांध के बिठाए हुए। डूंग जी को उसी दिन ऑर्डर आए थे कि काला पानी की सजा हो गई। कैसी सजा? काला पानी का मतलब अंडमान निकोबार, दूर दूर तक बंगाल की खाड़ी का काला पानी, ना बंदा ना बंदे दी जात, वहां ले जाके पटकेंगे। और काला पानी का मतलब था आप मरोगे तो आपकी लाश भी बंगाल की खाड़ी में भेजी जाएगी, मछलियों के काम आएगी, घर वाले तो आपकी लाश के भी दर्शन नहीं कर पाए। तो डूंग जी सोचे कि भाई अब तो लंबा टिका दिया इन्होंने अपने को। तो डूंग जी चिंता में नीची गर्दन किए हुए बैठे। लॉर्ड जी गए, लॉर्ड जी ने जाके सिर पे हाथ फेर के आगे, और बालक क्या हालचाल है? डूंग जी ने ऊपर देखा, यार आवाज लॉर्ड जी की है, पीछे चिमटा लहराता हुआ करना जी है, और ये भगवान कपड़े मामला क्या है? और उनको लगा कोई ना कोई कोतक तो रहता ही होगा इन्होंने, और कहा कि महाराज हालत खराब है, आज कल मेरे को काला पानी भेज देंगे। और लॉर्ड जी ने कहा चिंता मत कर बालक, आज रात को तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि भाई कहाँ कहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, कहाँ घुस सकते हैं, कहाँ से निकल सकते हैं। रात को उन लोगों ने आगरा की जेल पर हमला बोला, सारे कैदी छुड़वा दिए। अंग्रेजों की आगरा की जेल तोड़ गए थे लोग। डूंग जी को निकालने के, डूंग जी ने कहा बाकी कैदी भी मेरे दोस्त बन गए, इनको भी बात निकालो, टीम में अपनी टीम में शामिल करेंगे इनको। तो सारे कैदियों को वहां से लेके आए थे।
जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद डूंगजी ने कहा मेरे सीने में दो ज्वाला धधक रही है। क्या डूंगजी? कहा एक तो रामगढ़ का सेठ जिसने मेरे को गिरफ्तार करवाया, एक अंग्रेज जिन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया, दोनों को लूटेंगे अब। कहा ठीक है। तो वापस आते टाइम अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी पूरी, है ना। नसीराबाद छावनी मतलब 57 की क्रांति से 10 साल पहले लूटी है इन लोगों ने। 1847 में 57 की क्रांति लूट लाए थे, और वहां जो अंग्रेजों की सेना थी उसका झंडा उतार लाए थे, और उसका झंडा जो है वो डूंगजी अपने ऊंट की पूंछ के बांध के रखते थे। और कोई यदि पूछता डूंगजी से कि भाई अंग्रेजों से डर नहीं लगता, तो डूंगजी कहते अंग्रेज उधर पीछे है। डूंगजी गजब आदमी था यार। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी, तो अंग्रेजों की बड़ी भयंकर बेइज्जती हुई। अब अंग्रेजों ने कहा आप तो धरपकड़ एकदम बढ़ाई जाए, अब तो पकड़ना ही है, और ये अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए। उल्टा अब रामगढ़ के सेठ को वापस मैसेज किया इन्होंने कि रामगढ़ के सेठ इस बार वापस आ रहे हैं, और जिस जिस पुलिस को बुलाना बुला के तैयार रखना, इस बार पुलिस से आमना सामने करेंगे। रामगढ़ वाले सेठ को डर लगा कि डाकू आए, यदि पुलिस को मार के घर में घुस गए तो पक्का ही मारेंगे। तो इस बार उसने पुलिस को तो नहीं बुलाया, और उसने अपना सोना चांदी ऐसा लगाया कहीं पर कि डूंगजी रे गए जागने के बाद सोना चांदी ला, तो उसने कहा घर पे है ही नहीं, तो हम तेरे घर की तलाशी लेंगे, भले ही ले लो। डूंगजी ने कहा मैं बाहर बैठा हूँ सेठ के पास, बाकी वाली टीम को कहा अंदर जाओ, घर को छान मारो अपने। डाकुओं ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं सोना चांदी नाम की कोई चीज ही नहीं, पैसे टक्के नाम की कोई चीज नहीं। फिर किसी एक डाकू का दिमाग काम किया, सेठ को बुलाया कि सेठ इधर आ, तुम्हारे घर की महिलाएं कहाँ पे गई? तो सेठ ने कहा महिलाएं एक कमरे में बैठी है। तो कहा बाहर बुलाओ। तो क्या बदतमीजी है, डाकू महिलाओं को किसी प्रकार से परेशान करते नहीं, और तुम ऐसे महिलाओं को कैसे परेशान कर सकते? उनका परेशान नहीं कर रहे, बाहर तो बुलाओ। जब महिलाएं बाहर आई तब पता चला कि सारा सोना महिलाओं ने पहन रखा है। एक नथ इधर से इधर, दूसरी नथ इधर से, ऐसा 10-10 पंजेबें, 15-15 चूड़ियां, ऊपर तक हाथ भरे हुए। उनका उतार दो भाई, सोना उतार दो सारा। महिलाओं ने सारा सोना उतार दिया। अब डूंगजी को बुलाया कि डूंगजी अंदर आ जाओ। डूंगजी अंदर आए। डूंगजी ने देखा कि एक तरफ तो महिलाएं खड़ी है, 10 एक महिलाएं खड़ी है, इधर सेठ खड़ा है, डाकू खड़े हैं, बीच में खूब सारा सोना रखा हुआ है। डूंगजी ने डाकू का ये क्या तरीका है, महिलाओं को बाहर क्यों निकाला? हम महिलाओं को और बच्चों को किसी प्रकार से परेशान नहीं करते। डाकू का सर हम भी नहीं करते, पूछ लो, बोले हमने कोई परेशान नहीं किया, हमने केवल सोना उतरवाया। और ये सेठ ही डबल होशियार हो रहा था, इसने महिलाओं को सोना पहना दिया था। डूंगजी का फिर तो सही है। डोंगजी ने चेक किया, वहां 10 महिलाएं खड़ी, उनमें 3 ने घूंघट नहीं कर रखा, बाकी सबने घूंघट कर रखा। डोंगजी हाथों हाथ समझ गए कि 3 इस घर की बेटियां हैं, बाकी सब बिनड़ियां, बहुएं। बहुएं तो घूंघट रखेगी, जिनका पीहर है वो घूंघट रखेगी नहीं। फिर भी डोंगजी ने पूछा तो तुम 3 बिना घूंघट के कैसे खड़ी हो? तो उनका भाई हमारा तो पीहर है, हम तो ससुराल से कल ही आई थी, हमें क्या पता आज तुम आ जाओगे। तो हम तो, हमारा यहाँ पे पीहर है, तो पीहर में क्यों घूंघट रखेंगे? और डोंगजी ने कहा तुम अपना सोना वापस उठा लो। डोंगजी बहन बेटियों का सोना लेके जाता नहीं है। इन इन बिनड़ियों का लिया, इनको तो सेठ वापस करवा के दे। कल को मैं तुम्हारा सोना ले जाऊं, तुम्हारे ससुराल वाले पूरी जिंदगी सुनाएंगे कि तुम पीहर गई थी तब तुम्हारा सोना वहां से चोरी हो गया, लूट के ले गए थे। उल्टा मेरी तरफ से एक एक अंगूठी और लेके जाओ। भाभी वाले में से उठा उठा के एक एक अंगूठियां और दी। मुझे लगता है वो लड़कियां कितनी राजी भी होगी। 2 कारण है, एक कारण तो एक उनको अपना सोना मिल गया, एक भाभी वाला चला गया। महिलाओं के राजी होने के कई कारण है भाई। अब अंग्रेजों ने भयंकर धरपकड़ शुरू की कि अब तो इनको पकड़ना ही है। तो अंग्रेजों की पुलिस लगी हुई चारों तरफ। इधर बाद में डूंगजी जो थे, इनको जोधपुर के राजा गिरफ्तार करते हैं। हमने जोधपुर के राजा का नाम पढ़ा था, तख्त सिंह। एक बीकानेर में राजा थे, उनका नाम था जोरावर सिंह। क्या नाम था? सॉरी, रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। तो बीकानेर के राजा रतन सिंह ने जो गिरफ्तार कर लिया जवाहर जी को। किसको गिरफ्तार किया? और जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने किसको गिरफ्तार कर लिया? डूंगजी। और इन्होंने गिरफ्तार करके अपने पास ही रख लिया। डूंगजी को जोधपुर का जो किला है उस किले का नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है? और जो बीकानेर का किला है उसका नाम है जूनागढ़। क्या नाम है? इन किलों के अंदर किले। कुल मिला के अपनी जो जनता थी, जनता ने जाके राजाओं को कहा यदि डूंगजी जवाहर जी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो अंग्रेज फांसी लगाएंगे, और यदि अंग्रेज फांसी लगाएंगे हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे, अंग्रेज तुम्हारे दोस्त हैं, इनको बचाना हम नहीं जानते कैसे बचाना है। फिर तख्त सिंह ने डूंगजी को पकड़ के कौन से किले में रखा? रतन सिंह ने जवाहर जी को पकड़ के, और अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें तो हम देंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें दे देंगे तो तुम इनको क्या लगाओगे? फांसी। और फांसी लगाओगे तो जनता हमारे खिलाफ क्या करेगी? विद्रोह। अब तुम इनको क्यों पकड़ना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे इलाकों में क्या करते हैं? लूटपाट। हमारी गारंटी है, हमारे किलों में रहेंगे तो आज के बाद लूटपाट करेंगे नहीं। तो बाद डूंगजी जवाहर जी का अंतिम समय कौन कौन से किलों में बिताया था? मेहरानगढ़। और कहने को तो इन दोनों ने तो कुछ ही नहीं किया, समाज आज दिन तक दोग रहा है। डाकू थे,
और हमें ये भी पसंद आया, हमने बाकायदा पे गीत गाए, जय कोई जनती रानियां डूंग जिसा जवान, हो तो नहीं हिंदवान में झंडो फिरंगान। सभी रानियों ने यदि डूंगर सिंह जैसे जवान पैदा कर दिए होते तो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का झंडा कभी भी फहराता नहीं। और कहानियां, खूब कहानियां हैं। डोंगजी जवाहर जी नहीं, पश्चिमी राजस्थान साइड में खूब डाकू हुए, उन सब डाकुओं को पूछते हैं। बलजी भूरजी, दलजी बलजी, डोंगजी जवाहर जी, खूब सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो बचपन में घरों में इनकी कहानियां आती थी। मेरे ख्याल से 2012 के आसपास कोई एक एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, और उस आरपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि राजस्थान के ऐसे लोग देवता जो अमीरों को लूटकर गरीबों में उनका धन बांट दिया करते थे, डाकू बन गए थे, उनके नाम बताइए। तो अब तक ये किताबों में भी नहीं था, नोट्स वगैरह में भी नहीं होता, मैं तो पढ़ा करता था। वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कैसा एग्जाम था। तो मेरे एक फ्रेंड वो एग्रीकल्चर की तैयारी करते, तो शाम को उनका फोन आया कि यार एक कोई आज राजस्थान वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम था, उसमें राजस्थान जी के क्वेश्चन थे, बाकी तो हमने मिला लिए, और एक आंसर नहीं मिल रहा, तेरी राजस्थान जी के थोड़ी ठीक है, तो इसका आंसर बता क्या क्वेश्चन है। ये ऐसे कोई दो लोग देवता जो पहले डाकू थे तथा अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते। भगवान जाने यार, ऐसे लोग देवता तो नहीं सुने हुए, क्योंकि अपने लोग देवता बाबू जी तेजा जी ये सब गायों की रक्षा के लिए हुए, तो डाकू वाला तो नहीं सुना। फिर मैंने कहा यार ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओगे तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने ऑप्शन बताया डोंगजी जवाहर जी में यही है, कैसे, और ये नहीं पता था लोग देवता। कहानी तो सुनी है कि डोंगजी जवाहर जी डाकू हुए थे, और डोंगजी जवाहर जी ने अंग्रेजों की छाउनियां लूट ली थी उस समय। तो डोंगजी जवाहर जी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं, और अपने किस में पूछ लिया था, मेंस।